जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज गुप्त काल जो है ना चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो गुप्त काल आज लेकर चल रहे हैं और गुप्त काल के जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया होता है। जितने भी एग्जाम में पूछा गया है हर एक तरह का क्वेश्चन रहता है इसमें। अगर जे लुसेंट ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो आपको लगभग सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया आपको क्वेश्चन बनाने का क्वेश्चन बनाने का आप में जो फैकल्टी होता है वो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुप्त काल। चलिए तो शुरू करते हैं गुप्त काल के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। वहीं दूसरा क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? सामंत का मतलब होता है कि उसके समकालीन, यानी उसके समय था। यानी गुप्त वंश किसके समय था? यानी कुषाणों के समय था। ऑप्शन बी यानी कुषाणों के समय था गुप्त वंश, कुषाणों के समय था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था जो गुप्त वंश का जो थे वह थे घटोत्कच तीन का चंद्रगुप्त प्रथम थे। महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी चलिए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं उसके बाद सूची ए को सूचित दो से सुमेलित कीजिए। माने सूचित ए को सूचित दो से माने सुमेलित करना है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा डी का हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन ए सही है। यानी ए से हो जाएगा प्रयागराज इलाहाबाद, यानी प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। हाँ, बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से, जबकि मंदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। वहीं गुप्त शासक के दौरान, यानी गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? तो कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 5 के, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट थे। वहीं गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा कौन था? गुप्त शासकों का सरकारी या दरबारी भाषा कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी यानी संस्कृत था। वहीं इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? देखिए कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 7 का डी हो जाएगा हम लोग, यानी समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त हो जाएगा हम लोग को, समुद्रगुप्त। तो चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। वहीं गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त था, यानी ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त यानी ऑप्शन सी। वहीं गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? यानी गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो था ना वह प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए। ऑप्शन ए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अजंता कलाकृतियाँ जो है वह गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से, यानी गुप्त काल से संबंधित है। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके तीराज कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके तीराज कवि थे? तो कवि कालिदास राज कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का थे।
वहीं ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से। वहीं चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन, माने कौन था विश्वविद्यालय जो था ना, वो उत्तर गुप्त काल युग में प्रचलित था, बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा नालंदा, नालंदा, सी यानी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था, यानी एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था, तो ये भानुगुप्त से था। ऑप्शन डी, भानुगुप्त से था, ऑप्शन डी। फहान, माने कहीं कहीं फहियान लिखा हुआ रहता है, कहीं फहान लिखाता है। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी फहान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए, और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, माने भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो ये गुप्त काल ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। गुप्त काल ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। उसके बाद फयान कहाँ का निवासी था, फयान कहाँ का निवासी था, तो ऑप्शन सी, यानी चीन का निवासी था। ऑप्शन इसका सी होगा, जो कि चीन के निवासी था। फयान चीन का निवासी था। वहीं सेतुबंध का रचनाकार प्रवरण सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरण सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो ये आपको हो जाएगा, यानी वाकाटक के होगा, वाकाटक, यानी ऑप्शन सी, वाकाटक। वाकाटक के यह थे, वाकाटक के रचनाकार सेतुबंध का रचनाकार प्रवरण सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वाकाटक के था, वाकाटक के था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, यानी कविराज, तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कविराज किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, सक्रोपम कहा गया है, सक्रोपम, यानी स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, यानी कहोम स्तंभ लेख में, कहोम स्तंभ लेख में, ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख में, ऑप्शन ए। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो इसका आपको हो जाएगा आंसर, यानी बोधगया में, यानी बोधगया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। वहीं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, माने मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो इसका ऑप्शन यानी बी, गुप्त काल में हुआ, यानी ऑप्शन बी, गुप्त काल में हुआ। इसका गुप्त काल में हुआ। चलिए तो इसको देखते हैं, गुप्त काल में हुआ। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया, तो यह शकों का उन्मूलन करने के बाद, माने शकों के उन्मूलन करने के बाद, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। वहीं गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माने गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, यानी विष्णु थे। चलिए, और 25 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो चांदी के विशेष सिक्का इन्होंने जारी किए थे शकों के पराजित करने के बाद, यानी शकों के पराजित करने के बाद ये जारी किए थे। ऑप्शन सी। मेहरौली, यानी दिल्ली, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो किस सदी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ सदी ईस्वी में, चतुर्थ सदी ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। फहियान और हेनसांग ने खाली स्थान है के राजों को देखा
तो इसका हो जाएगा फहियान और फहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राजों को देखा है। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वही धन्वंतरी थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्वंतरी क्या थे? तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक, माने राजा वहाँ पे शासन करता था, राजतंत्रात्मक था। फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? माने इनमें से किसका विवरण नहीं मिलता है? फहियान द्वारा रचित ग्रंथ जो फोकुओ की में से किसका जो विवरण नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है, ऑप्शन ए। वहीं गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका आपको हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी। वहीं अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? माने अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो ना गुप्त काल में हुआ है? तो इसका आपको हो जाएगा 16, 17 एवं 19, यानी ऑप्शन सी। 16, 17 और 19, ऑप्शन सी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो किस शासक के दरबार से जो जुड़े थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। वहीं गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? माने किसे दिया जाता है? माने तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? तो यह अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त के थे, ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त के थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? यानी गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्षण पर पहुंचने के कारण। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं सारनाथ के धम्यक स्फूत का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धम्यक स्फूत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको काकिनी काल में, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, काकिनी काल, सॉरी इसका गुप्त काल में हो जाएगा, गुप्त काल में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी गुप्त काल में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में। तो इसका आंसर गुप्त काल होगा। वहीं गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था क्या? माने गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो लिखे थे वह थे कालिदास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कालिदास थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन है? तो इसका हो जाएगा गुप्त काल। और उसके साथ अब चलिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। माने गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उसका हो जाएगा उपज का छठा भाग, माने जो चीज़ उपजा रहे हैं उसका आपको छठा भाग देना होता था।
तो उपज का छठा भाग ऑप्शन बी। वही नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? माने नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका हो जाएगा आपको गुप्त काल की, यानी गुप्त काल की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गुप्त काल की। वहीं किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, माने सबसे ज़्यादा गांव दान में दिया था? तो ये हो जाएगा आपको गुप्त वंश के। सबसे ज़्यादा गांव दान में दिया था गुप्त वंश का। सबसे पहले गांव यानी भूमि दान में दिया था सातवाहन वंश। चलिए और बताइए, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा चंद्र के यानी बी, ऑप्शन बी चंद्र के। इसका हो जाएगा चंद्र का, ऑप्शन बी। वहीं कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र माने मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो इस नाटक के नायक जो थे वो अग्निमित्र थे, अग्निमित्र, ये अग्निमित्र, ऑप्शन सी। वहीं समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस माने उसे किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसे किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा आपको प्रयाग के, माने प्रयाग में, प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग अभिलेख में। चलिए प्रयाग अभिलेख में हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन डी। वहीं निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के साथ बराबरी थी? तो ये था गुप्त काल ही, यानी गुप्त काल में ही। चलिए अब कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? माने कौन सा राजवंश जो था ना वह हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो यह गुप्त ही थे, ऑप्शन सी, गुप्त ही थे, ऑप्शन सी। जबकि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसमें से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका हो जाएगा हाँ जानकी हरण होगा, क्या कि मालवी काग्निमित्र तो अभी देखे हैं वो लिखे हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हुए हैं, विक्रम मोरवशियम माने विक्रमोर्वशियम लिखे हुए हैं, जबकि जानकी हरण नहीं लिखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी यानी जानकी हरण। वहीं अजंता गुफाओं के सरीखी यानी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ माने धार, बाघ यानी धार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त वंश ने डॉट दिया हुआ, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, माने गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो यह 319 से 500 ईस्वी के बीच यह शासन किए थे, 319 से 500 के बीच यह शासन किए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कब? बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ हो गई, बाल विवाह के गुप्त काल में प्रारंभ हो गई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जो जारी किए गए हैं वह गुप्त काल में जारी किए गए हैं। वहीं यूरोपीय भाषा में अनुवादित यानी अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, यानी 55 के बी हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रमिक से लगाएं, माने क्रमिक से लगाने के लिए करा, यानी गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रमिक से लगाएं। तो पहले सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, तब समुद्रगुप्त थे, तब फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उसके बाद कुमारगुप्त थे, सब स्कंदगुप्त थे, यानी सीरियली से 1 2 3 4 5 सभी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन ऑप्शन है? ऑप्शन ई है, ई है ऑप्शन। वहीं ऑप्शन ई है, क्योंकि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? माने गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो यह प्राप्त हुआ है बयाना से, माने भरतपुर, बयाना से यानी भरतपुर, भरतपुर बयाना से। वहीं किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माने संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कुमारगुप्त। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत प्रचलित क्वेश्चन भी है। चलिए उसके बाद देखते हैं, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभियुग सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, कथन था और कारण देखिए। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो सामंती व्यवस्था का विस्तार माने पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए का सही व्याख्या नहीं करता, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार माने गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? माने कहाँ से संचालित होता था? तो इसका आपको हो जाएगा ताम्रलिप्ति से। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? यानी गुप्त शासक जो चांदी के सिक्के जारी करते थे वह क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था रूपक, यानी रूपक कहलाता था, रूपक कहलाता था। चलिए फिर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कथन का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यह हो जाएगा आपको क्या, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त इधर है ऑप्शन ए और इधर है ऑप्शन बी। तो आपको ये हो जाएगा, आपको ए के हो जाएगा दो यानी नाटक। एक अति विशाखा दत्त माने नाटक है, विशाखा दत्त नाटक है। वहीं बी के हो जाएगा आपको 3। बी के माने बड़ा मिहिर माने खगोल विज्ञान थे, बड़ा मिहिर खगोल विज्ञान थे। वहीं सी के हो जाएगा 1 यानी चिकित्सा। सी के 1 हो जाएगा। जबकि डी के हो जाएगा गणित माने ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो इसका महान केंद्र जो था वह था उज्जैन। महान केंद्र कौन था? उज्जैन। महान केंद्र उज्जैन था। तो इसका ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वहीं कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? देखिए तो इसका हो जाएगा आपको अभिज्ञान शकुंतलम। इसका ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। यानी वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? दशमलव प्रणाली पहले नहीं था, तो किस युग में जो था कि यह इस दशमलव प्रणाली को प्रचलित किया माने उत्पादित किया है? तो इसका आपको हो जाएगा गुप्त युग, यानी गुप्त युग ही हो जाएगा इसका। गुप्त वंश पढ़ रहे हैं हम लोग तो जानते ही हैं कि इस अनुमान विधि से भी लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? माने गुप्त वंश जब पतन हुआ यानी खत्म हुआ तो उसका कारण कौन नहीं था? तो इसका कारण जो था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह नहीं था। यानी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह था, एकदम सही है। हुनों का आक्रमण हो, सही है। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बलता होना, ये सब सही है। लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह कभी नहीं हुआ था गुप्त काल में। यह इसकी महानता है, गुप्त वंश की यह महानता है। कोई अपने बाप दादा परदादा को खून नहीं किया, जैसे में मुगल शासकों ने जिस तरह से किया था। वहीं चलिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो किसने करवाया है? तो इसका आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका समुद्रगुप्त एकदम सही आंसर होगा, राइट होगा समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। वहीं वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? माने गणित को एक
पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो यह थे आर्यभट्ट, जानते ही हैं, यह थे आर्यभट्ट। यह कौन थे? यह आर्यभट्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह आर्यभट्ट थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक, माने गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे? तो इसका हो जाएगा चिकित्सा से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त थे। कौन थे? यानी रामगुप्त थे। चलिए रामगुप्त थे। वहीं सम्मिलित करना है, फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये आपको हो जाएगा एक हो जाएगा एकदम माने समुद्रगुप्त के पराग प्रशस्ति से, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ से, वहीं स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, जबकि बुधगुप्त से के पहाड़पुर ताम्रपत्र से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची माने दूसरे माने मुद्रा के प्रकार, इधर दिया हुआ है मुद्रा का प्रकार, इधर दिया हुआ है शासक। तो इसका भी फिर हो जाएगा कुमार देवी प्रकार का चंद्रगुप्त फर्स्ट, बिना वादन प्रकार समुद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त होगा। चक्र विक्रम के प्रकार माने चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब फिर आगे देखते हैं। फिर सुमोलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है, और अभी दरोगा सब में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछने लगा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा महाधीराज, ये तो एकदम सही है। समुद्रगुप्त का अवध मेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का परम भागवत, स्कंदगुप्त का सक्रोपम। तो ये हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। 74 का डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 का डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग थोड़ा नीचे आ गए हैं, अब देखते हैं। चलिए 74 का हम लोग देख लिए हैं। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 75 का। इसको भी सूची से माने मिलान करना है। बचपन में हम लोग मिलान करते थे ना, वही मिलान करना है। तो इसका भी हो जाएगा उसी तरह से 1 2 3 4 माने 1 1 बी के 2 सी के 3 डी के 4, इसको मिला लीजिएगा। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 76 के देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? यह पूछा भी क्वेश्चन है, या बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। आपको समुद्रगुप्त जी थे। वह बहुत बढ़िया, बहुत ही शक्तिशाली भी थे। चलिए अपने जनता को बहुत अच्छी तरह से सुख प्रदान करवाते थे, माने बढ़िया से रखते भी थे। सर्वराज्योक्षेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? चलिए तो इसका आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त ही थे, यानी समुद्रगुप्त ही थे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? उन्मूलन का मतलब होता है कि मैंने उसको समाप्त कर दिया। तो आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत बढ़िया। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय। वहीं फिर देखते हैं 79 का सुमोलित ही करना है। तो सुमोलित करना है। चलिए इसका देख लेते हैं। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्टीय। ये भी एकदम वही धनवंतरी, तो नवीनतम नवनीतकम है। धनवंतरी नवनीतकम। वहीं ब्राह्मण गुप्त, ब्राह्म सिद्धांत और ब्राह्म मिहिर पंच सिद्धांतक। तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सॉरी 1 मिनट। चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं। 80 का सुदर्शन झील, जिनका निर्माण समुद्रगुप्त मौर्य के माने
सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था, तब जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? यानी एक बार फिर देख लेते हैं इसको, थोड़ा डिफिकल्ट, ऊपर स्क्रीन थोड़ा फूटा हुआ इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब रहता, माने तो पा जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। यानी सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तब जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? फिर इसका दूसरी बार जो मरम्मत करवाया था वह स्कंदगुप्त थे। दूसरी बार मरम्मत जो करवाए थे वह स्कंदगुप्त थे। वहीं चलिए, स्कंदगुप्त थे। और फिर सुमोलित करना है, सुमोलित करना है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सुमोलित करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन सब है। चलिए, तो इसका भी सभी का लगभग वहीं जिसमें भुक्ति प्रांत का उपरिक विषय माने जिला के विषयपति, नगर के नगरपति, ग्राम के ग्रामीण, माने इसका जो शासक होता था वह दिया हुआ है, माने प्रशासकीय विभाजन और शासक माने प्रशासक शासक होता है एक ही, प्रशासक जो थे वह दिया हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री एकदम सही है। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी एकदम सही है। विनय स्थिति स्थापक ये जो धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी ये भी सही है। जबकि महापति या गज सेना का अध्यक्ष नहीं, ये एक गलत है। महासुपति ये एकदम सुमोलित नहीं है। चलिए, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं फिर सुमोलित करना है, चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं। फिर सुमोलित करना है, यानी 83 नंबर क्वेश्चन है जिसको सुमोलित करना है। फिर क्षेत्र भूमि का कृषि योग्य भूमि एकदम सही है। वास्तु भूमि का निवास योग्य भूमि सही है। अपहृत भूमि का जंगली भूमि, खील भूमि का कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है, यह गलत है। माने इसका नहीं, एकदम सही, ये भी सही, माने मिलान क्या करना है, एकदम सही, ये भी सही है। माने ये भी है, माने ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का डी होगा, डी का माने सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, ये सही है। तो इसका भी ऑप्शन यही होगा, इसका भी ऑप्शन यही होगा, ए, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वहीं कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। 84 को हम लोग देखते हैं, सही सुमेलित जो नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, ये सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। वहीं यह सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा, ए। चलिए इसका ऑप्शन ए होगा। हाँ, किरातार्जुनियम भारवी एकदम सही है। 10 कुमार चरित्र दंडिनी सही है। मृक्ष कटिकम माने शूद्रक सही है। कौन सही सुमेलित नहीं है, 85 का कौन सही सुमेलित नहीं है, 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। वानभट्ट अष्टांग हृदय ये सही है। कमांदक नीतिसार सही है। और आपको फिर विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस ये भी सही है। भारतरी हरि या मेघदूतम यह गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है उसमें। चलिए अब 86 के आ जाइए। इसका भी सुमोलित करना है, 86 को भी सुमोलित करना है। तो इसका भी हो जाएगा, श्रेष्ठी के साहूकार, सार्थवाह के व्यापारी, कुली के शिल्पी व कारीगर, वहीं कायस्थ के लेखक, ये भी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा, अब कौन सही सुमेलित नहीं है, या ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। उसके बाद अब 86 का देखना है। 86 का भी देख लिए हैं, ऑप्शन इसका ए था। 46 का ऑप्शन ए था। वहीं उसके बाद अब 87 देखते हैं। चलिए तो 87 देखते हैं। मिहिर कुल का संबंध था, माने मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का जो संबंध था वो हून से था। किससे था? हून से। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हून से था। जबकि कनौज को सर्वप्रथम माता प्रदान करने वाले कौन थे? कनौज को सर्वप्रथम माता प्रदान करने वाले थे मौखरी। कौन थे? मौखरी।
ऑप्शन सी वहीं गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। कौन गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए और फिर अब देखते हैं आगे। अब कुछ ही क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब कुछ ही है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? यानी कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिक के ध्यान क्यों खींच रहा है? उनकी जंगरोक्ता के कारण, उनकी जंगरोक्ता के कारण। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उनकी जंगरोक्ता के कारण। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं पुनर्वर्धन भुक्ति। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ अवस्थित है? मैंने अवस्थित का मतलब कहाँ है, ये कहाँ है? तो यह है उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल में, ऑप्शन ए, या उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपस्थित है? तो देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पूछा हुआ है? यूपीएससी में। तो चलिए इसका देखते हैं, यानी बाघ गुफा। बाघ गुफा इसका आंसर सही होगा। बाघ गुफा ऑप्शन ए। वहीं परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हो जाएगा। वहीं रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों को मिलती है दसपुर शिलालेख से, यानी दसपुर शिलालेख से। तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इसी तरह का आगे भी वीडियो बढ़िया से लेते आएंगे। आज थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो रहा था क्योंकि स्क्रीन जो है, मोबाइल का जो ग्लास होता है वो थोड़ा फूटा हुआ है। मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, तो अगले दिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ये रहा आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।